नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अभी तक जिस तरह से रिवीजन आपका कराया जा रहा है, लगातार आपके चैनल पर भूगोल से संबंधित कक्षा आपको मिल रही है, राज्य व्यवस्था से संबंधित कक्षा आपको मिल चुकी है और इतिहास से संबंधित कक्षा आपकी शेड्यूल्ड है, वो लगातार आपको मिल रही है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिहार राज्य विशेष का एग्ज़ाम है, तो बिहार से संदर्भित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो बिहार स्पेशल के प्रश्न आप कह सकते हो, उसी को ध्यान में रखते हुए आप सबकी जो तैयारी की गति है उसको तीव्र करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आप सबके लिए यहाँ पे बिहार स्पेशल की कुछ कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें आज जो हम देखने वाले हैं वो बिहार का समग्रता से एक ओवरऑल अध्ययन करने वाले हैं बिहार का, कि बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं, अवस्थिति क्या है, विस्तार इसका क्या है, किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन सब को जानने का, समझने का प्रयास आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद आपको बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल और साथ साथ बिहार की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की कक्षाएं भी आपको निरंतर 1 से 2 दिन के अंतराल पर आपको मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में आप मान के चलिए अक्टूबर माह के लास्ट तक बिहार का समग्रता से आपका अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट में जिस प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है उसी प्रकार से हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हो परीक्षा नज़दीक होने पर जब कम समय बचा होता है तो सबसे अच्छा माध्यम होता है तैयारी का कि क्विक रिवीजन। और रिवीजन कैसे होता है? सबसे बेहतर तरीके से यदि रिवीजन देखें तो प्रश्नों के माध्यम से होता है, विगत वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से होता है। और जो कुछ मॉडल, जैसे आप कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ ज्वाइन किए हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आप कहीं और से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न होते हैं, जो अध्यापक सिलेक्ट करता है, वो आपकी परीक्षा की मांग को देखते हुए और किस प्रकार से लगातार आपके यहाँ घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं, उन घटनाक्रमों को जोड़कर एक बेहतर तरीके से टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है, बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है। तो निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज आपके लिए मददगार होती है। यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है, इसको इग्नोर करिएगा। हम बात कर रहे हैं आज़ाद बीपीएससी एकेडमी में, और बिहार को एक दृष्टि में एक वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इससे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि कंटिन्यू इसी प्रकार से आपका बिहार का भूगोल, बिहार की इतिहास की चर्चा की जाए, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना होगा और साथ ही साथ वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करना भी जरूरी है। चलिए एक एक करके अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात आती है बिहार। नाम आता है, राज्य का नाम है बिहार। जैसे ही राज्य का नाम आप बिहार सुनते होंगे, आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कुछ चीज़ें आती होंगी कि बिहार ये नाम कैसे पड़ा, बिहार ही क्यों नाम पड़ा इसका। तो आपको देखने को मिलता है कि बिहार में यदि आप देखें तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थलों की यदि हम देखें तो बहुलता पाई जाती है। जैन धर्म से जुड़े हुए भी काफ़ी स्थल देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो बिहार नाम पड़ा है ये बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण पड़ा है, कि बिहार में बौद्ध विहारों की अधिकता देखने को मिलती है और उसी के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है, ऐसा माना जाता है। यदि हम इसके स्थापना की बात करें तो बिहार की जो स्थापना हुई थी, आप जानते हो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही हुई थी। और उसमें आप देखोगे कि ये जो तिथि थी, ये तिथि थी 22 मार्च की। तो बिहार की एक अलग प्रांत के रूप में जो स्थापना हुई वो 22 मार्च को हुई। ये आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है। बिहार के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले जब बिहार को एक अलग प्रांत बनाए जाने की बात की गई, क्योंकि आप जानते हो प्रारंभ में जो बिहार राज्य था आपका, ये अविभाजित बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तो अविभाजित बंगाल का जो ये हिस्सा था, इसको 12 दिसंबर वर्ष 1911 को दिल्ली दरबार के समय, जब वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए हुए थे, तो उसी दौरान बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। आप यह भी जानते होंगे कि दिल्ली दरबार में जो बंगाल का विभाजन था उसको निरस्त किया गया था। बंगाल के विभाजन का निरस्त किया गया था कहाँ पर? दिल्ली दरबार में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन किसके समय काल में हुआ था, तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था।
रद्द किसके समय काल में हुआ वर्ष 1911 में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय वायसराय थे, जिनके समय काल में बंगाल विभाजन आपका रद्द हुआ। आपको समझने की जरूरत है कि 22 मार्च 1912 की वो तिथि है जब बिहार एवं उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। मतलब बिहार को अलग नहीं रखा गया, बिहार के साथ साथ उड़ीसा को भी रखा गया और बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बनाया गया। और ये 22 मार्च 1912 की घटना है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद के जो घटनाक्रम हैं उनको भी हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, बिहार का जब गठन हो गया, उड़ीसा के साथ एक संयुक्त प्रांत बन गया, तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, जिसको वर्तमान उड़ीसा आप बोलते हो, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए। तो बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में जो अस्तित्व में आए वो 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए और उड़ीसा का वर्तमान नाम ओडिशा हो गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें 28 मार्च 1936, ये तिथि भी आपको याद रखनी है। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए, याद रखिएगा, बिहार के लिए एक पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। तो बिहार के लिए एक पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश कब पारित किया गया? यह तिथि थी 28 मार्च 1936 की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पुनः 1 अप्रैल वर्ष 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो याद रखना है कि बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए? 1 अप्रैल वर्ष 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण तिथियां आपको बताई जा रही हैं, इन तिथियों पर आपको गौर करना है। ये तिथियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण अभी तक 1 अप्रैल वर्ष 1936, क्योंकि इस दिन को, इस तिथि को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए थे। तो 1 अप्रैल 1936 को भी आपको याद रखना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बिहार का बाद के वर्षों में पुनः पृथक्करण हुआ, बिहार को पुनः बांटा गया और इससे एक अलग राज्य बनाया गया। जैसे 25 अप्रैल वर्ष 2000 को आप देखोगे कि पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब बिहार से अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाने के लिए जो स्वीकृति दी गई थी वो 25 अप्रैल वर्ष 2000 को दी गई थी। इसके बाद आप देखोगे कि 2 अगस्त, ये तिथि याद आनी चाहिए आपको, कि 2 अगस्त वर्ष 2000 को लोकसभा ने और 11 अगस्त वर्ष 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। मतलब 2 अगस्त को लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया और 11 अगस्त को राज्यसभा ने भी इस विधेयक को पारित कर दिया। अब जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तो उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको मिल जाती है तब पूर्ण रूपेण वो लागू हो जाता है। अब इसमें यदि हम देखेंगे तो 25 अगस्त की तिथि है जब 25 अगस्त वर्ष 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन की संस्तुति मिल गई। उस समय राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति थे डॉक्टर के.आर. नारायणन और इनकी स्वीकृति 25 अगस्त को मिल गई। कहने का मतलब है कि 2 अगस्त को लोकसभा में विधेयक पारित किया गया, 11 अगस्त को राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दे दी और राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद एक नए राज्य झारखंड के गठन की जो मार्ग होता है वो प्रशस्त हो गया और बिहार राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ये भी आपको पता होना चाहिए कब अस्तित्व में आया। हालांकि 25 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन एक राज्य के रूप में जब ये अस्तित्व में आया तो 15 नवंबर वर्ष 2000 की ये तिथि थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक एक कर चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात, जब किसी राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो उस राज्य की राजधानी की बात आती है। तो प्रदेश की राजधानी क्या है?
इसकी राजधानी है पटना। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर आपको देखने को मिलता है बिहार में? तो बिहार में उच्च न्यायालय आपको पटना में देखने को मिलता है, जो कि 1 दिसंबर 1913 को जिसका स्थापना हुई और इसका उद्घाटन 3 फरवरी वर्ष 1916 को किया। तो कहने का मतलब है, सबसे पहली बात राजधानी, दूसरा उच्च न्यायालय इनका कहाँ स्थित है वो आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के क्रम में यदि हम बात करें तो भारत का 12वां राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का 12वां राज्य है, नवीनतम जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात ये भारत का 12वां राज्य है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान रखता है, जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को इसमें हम शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब है, यदि हम राज्यों की बात करें तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान आता है वो आता है 12वां, लेकिन जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम दोनों को जोड़कर समग्रता से देखते हैं तो बिहार का जो स्थान है वो 13वां आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें बिहार के स्थान की, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान पूरे भारत में तीसरा है। और ये जो जनसंख्या की हम बात करते हैं, ये वर्ष 2011 के आंकड़ों की हम बात करते हैं। अब बात आती है किसी भी राज्य की भाषा, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार राज्य की जो भाषा है वो है हिंदी। याद आना चाहिए कि बिहार राज्य की जो आपको भाषा देखने को मिलती है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा भी यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है उर्दू। तो प्रथम राजकीय भाषा यहाँ की है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा जो है ये है उर्दू, ये आपको पता होना चाहिए। पुनः जब किसी राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं तो राजकीय प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे राजकीय प्रतीकों में यदि हम राजकीय वृक्ष की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पुष्प की यदि हम बात करें तो आप देखोगे राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पशु की यदि हम बात करें तो राजकीय पशु है बैल। और आपको बता दें, बैल बिहार का राजकीय पशु जो है वो वर्ष 2013 में बना, क्योंकि वर्ष 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु हुआ करता था रीछ, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजकीय पक्षी यहाँ पे कौन है? तो राजकीय पक्षी बिहार की है गौरैया, ये आपको पता होना चाहिए। और पहले कौन सा था? पहले था नीलकंठ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने राजकीय प्रतीक में क्या क्या देखा कि राजकीय वृक्ष यहाँ का है पीपल। प्रयास हमें यह करना है कि इसी कक्षा में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाएं। मतलब जो आप हमें समय दे रहे हो इसी में आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से यदि देखें तो परीक्षा के इस जो आपका बहुत सीमित समय बचा हुआ है, इस सीमित समय में यदि आप ऐसा करें कि क्लास में आप सिर्फ देखें और समझने का प्रयास ना करें और बाद में यदि आप देखें कि रिवीजन करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए हानिकारक है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक कक्षा में आपको प्रयास करना है कि चीज़ें कम से कम 50 से 60% उस कक्षा से भी आप गेन कर सकें। बाकी की जो 30 से 40% बचती हैं वो आप जब रिवीजन करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसको गेन करेंगे। तो प्रयास करना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि मन मस्तिष्क जो है उसको कक्षा में बनाए रखें और अतिरिक्त चीज़ों से कुछ दिनों के लिए जो है वो दूरी बना लीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी परीक्षा के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। तो राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प इनका है गेंदा, राजकीय पशु इनका है बैल, राजकीय पक्षी इनकी है गौरैया। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपने अभी तक देखा। इसके बाद बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की। भौगोलिक परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो किसी भी राज्य के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको इतनी जानकारी तो होगी कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांश की यदि हम बात करें तो वह भी निश्चित रूप से आपको पता होगा। और जब अक्षांश और देशांतर भारत का पता है तो निश्चित रूप से आप किसी भी राज्य के बारे में बेसिक जानकारी कर सकते हैं। जैसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए और यहीं पे आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए कि यहाँ पे आपको लिखा है दक्षिणी अक्षांश या
उत्तरी अक्षांश। तो निश्चित रूप से जब आप टिक करने जाओगे तो आपको पता है भारत का जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांशों पे है, तो आप उत्तरी अक्षांश को टिक करोगे। तो बिहार का जब हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक ये उत्तरी अक्षांशों पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो आप देखोगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक पूर्वी देशांतरों पर इसका विस्तार है। तो याद रखना है कि अक्षांशीय विस्तार में जब हम बिहार की बात करते हैं तो इसका विस्तार उत्तरी अक्षांशों पर है, और जब देशांतरीय विस्तार पे बात करते हैं तो इसका विस्तार पूर्वी देशांतर पे है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक उत्तर आपका अलग अलग हो। आपकी परीक्षा में हो सकता है डिजिट सारी सेम दे दी जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सही डिजिट दे दी जाए, लेकिन वहाँ पे खेल क्या कर देते हैं कि उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिणी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में, हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा। ठीक है, तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार के जब कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 94,163 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी लंबाई यदि हम बात करें, मतलब उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण का जो इसका विस्तार है वो 345 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है, और इनका पूरब से पश्चिम विस्तार या जिसको आप चौड़ाई बोलते हो वो आपको देखने को मिलता है 483 किलोमीटर। तो आपको लंबाई चौड़ाई नहीं याद रखना है, आप इस तरह से याद रखो कि इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 345 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम जो विस्तार आप देखते हो वो 483 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो शहरी क्षेत्रफल यदि आप देखोगे तो शहरी क्षेत्रफल आपको देखने को मिल रहा है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। समुद्र तल से यदि हम ऊंचाई की बात करें बिहार की तो 173 फीट की ऊंचाई पर है, ये आपको पता होना चाहिए। सामान्य वर्षण यदि हम बात करें, ठीक है, वर्षा की मात्रा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1205 मिलीमीटर, ये आपको याद रखने की जरूरत है। 1205 मिलीमीटर सामान्य वर्षण आपको देखने को मिलता है। वर्ष 2019 में 1194.7 देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखना है वर्तमान समय में जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके आधार पे बिहार में जो वर्षण है वो 1205 मिलीमीटर आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें औसत वर्षा दिवस की, यदि हम बात करें तो बिहार में जो औसत वर्षा दिवस है ये माना जाता है 52.5 दिन। याद रखना है बिहार में औसत वर्षा दिवस जो है ये 52.5 दिन, मतलब एक वर्ष में अधिकतम 52.5 दिन आपको वर्षा देखने को मिलती है जब हम बिहार की बात करते हैं। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। प्रयास करना है कि जो फैक्ट हैं वो आपको रट जाएं तो बेहतर है, नहीं रट जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको तो आपको हर हालत में रटना होगा, क्योंकि ये फैक्ट है, इनमें समझने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीज़ों को रटना है। और रटेंगे कब? जब आप बार बार लिखेंगे, मैप बनाकर जब आप अंडरलाइन करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। हमारी तरफ से इतना हो सकता है कि जो आपकी ये कक्षा है इससे संबंधित जो आपकी पीडीएफ है वो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। इतनी जानकारी आपके लिए है कि पीडीएफ है, यदि आप चाहोगे तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी प्रयास करना है। क्या हो जाता है जब हम पीडीएफ की बात कर देते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं, वो पीडीएफ के भरोसे रह जाते हैं। तो पीडीएफ में अभी आश्वस्त आपको नहीं कर रहा हूँ कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन अभी आपको प्रयास करना है कि चीज़ें आप इसी कक्षा में मैक्सिमम लेके जाएं, पीडीएफ के भरोसे ना रहें। ठीक है,
चलिए अवस्थिति की अब हम बात कर रहे हैं, बिहार की अवस्थिति कहाँ पे है। तो बिहार की अवस्थिति कहाँ पे है, यदि आप देखो तो बिहार की अवस्थिति कहाँ पे है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार आप देखोगे कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। यह एक भू आवेष्टित राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर यदि आप गंभीर हैं अपनी परीक्षाओं के लिए, तो जैसे ही मैंने बोला कि यह एक भू आवेष्टित राज्य है, तुरंत आपको यहीं पे नोट बनाना चाहिए और क्या लिखना चाहिए कि भारत में कुल कितने भू आवेष्टित राज्य हैं। ठीक है, और ये आपका होमवर्क भी है। आप में से जितने भी छात्र अपनी परीक्षा के लिए गंभीर हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत में कुल कितने भू आवेष्टित राज्य हैं, जिनमें से एक राज्य बिहार के बारे में आपको जानकारी हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो आप देखोगे राजनीतिक विस्तार जो इसका है, यह उत्तर में नेपाल देश से, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में भी झारखंड से, एवं पश्चिम बंगाल से तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। कहने का मतलब है कि जो बिहार राज्य आपका है वो नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राज्यों की यदि हम बात करें अपने पड़ोसी राज्यों की, तो इसके पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये आपको पता होना चाहिए। 3 इनके पड़ोसी राज्य हैं और 1 इनका पड़ोसी देश है, मतलब जिसके साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना है, नेपाल से बिहार की सीमा लगती है। नेपाल एकमात्र देश है जिससे बिहार की सीमा लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की सीमा 3 भारतीय राज्यों से लगती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बिहार और नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखना है, बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 729 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है बिहार और नेपाल, ये बात नहीं हो रही कि भारत और नेपाल के बीच कितनी लंबी सीमा रेखा है। यहाँ पे बात हो रही है कि बिहार से जो नेपाल की सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो 729 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पर आपसे मेरा एक प्रश्न है, यह भी आपका होमवर्क है कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप दूसरा आपका होमवर्क है कि भारत और नेपाल के बीच जो सीमा लगती है उसकी कुल लंबाई कितनी है, जिसकी जिम्मेदारी एसएसबी के कंधों पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशासनिक परिदृश्य। यहाँ का प्रशासनिक परिदृश्य यदि देखें तो प्रमंडल जिसको बोलते हैं, ये आपको 9 देखने को मिलते हैं बिहार में। कौन कौन से? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर, ये 9 आपको प्रमंडल बिहार में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये संख्या आपको पता होना चाहिए कि कुल 9 हैं, और साथ ही साथ यदि याद रख सको तो याद भी कर लीजिए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जिला, तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको अभी आगे चल के जब हम देखेंगे कहीं कहीं मिस्टेक है, उसको हम सुधार भी करेंगे। तो यहाँ पे कुल 38 जिले आपको देखने को मिलते हैं। अनुमंडल की यदि हम बात करें तो 101 अनुमंडल देखने को मिलते हैं। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 534 विकास खंड देखने को मिलते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो और पंचायतों की बात करते हो तो बिहार में जो आपको पंचायतें देखने को मिलती हैं ये 8406 पंचायतें देखने को मिलती हैं। राजस्व ग्राम यहाँ पे 45,103 देखने को मिलते हैं। नगरीय समूह यहाँ पे 14 देखने को मिलते हैं और कुल 199 नगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रशासनिक परिदृश्य में हमने क्या देखा कि प्रशासनिक परिदृश्य में हमने देखा कि बिहार में कुल जिलों की जो संख्या है लेटेस्ट वो है 38। अनुमंडल यहाँ पे कितने हैं? 101।
सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534। पंचायतें कितनी हैं? 8406। ये इसलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं विकास खंड, पंचायतें और राजस्व ग्राम, क्योंकि इस समय देखें तो बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है, और अगर पंचायती चुनाव चल रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और वहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या कर लेना चाहिए यहीं पर कि भारत के संविधान में जहाँ पे पंचायतों के गठन की बात की गई है, वह कौन से अनुच्छेद हैं जहाँ पे पंचायतों के गठन की बात की गई है, उसको जाकर आपको पढ़ लेना चाहिए। पंचायतों में यदि हम देखें तो किसके द्वारा ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी है, ये किसके अनुशंसा पर बनी है, किसने इसके लिए अनुशंसा दी थी, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। आप बोलते हो कि करंट अफेयर्स, इस तरह से जो यदि आपके बिहार के चुनाव में पंचायतों से संदर्भित कोई प्रश्न बन जाता है तो निश्चित रूप से वो करंट का रहेगा। क्यों करंट का प्रश्न होगा, समसामयिक प्रश्न होगा? क्योंकि वर्तमान समय में बिहार में चुनाव है। करंट का मतलब क्या है? जो वर्तमान में चल रहा हो, जो वर्तमान में घटित हो रहा हो। तो जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसको उस सब्जेक्ट से जोड़कर देखने का प्रयास करें, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। करंट अफेयर सिर्फ यही नहीं है कि किसकी नियुक्ति हुई है, किसका नाम बदला गया है, किसने पुरस्कार जीता। करंट अफेयर्स का मतलब है कि आप अपने आसपास, अपने राज्य, अपने देश और अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है उससे अवेयर रहें, उसके बारे में जागरूक रहें। कम से कम डिटेल ना पता हो लेकिन बेसिक जानकारी उन घटनाओं के बारे में आपको हो। इसी को बोलते हैं समसामयिकी या करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपका काम बनता है कि निश्चित रूप से आप जाके पॉलिटी में इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कुल विकास खंड है 534, पंचायतें यहाँ पे हैं 8406, राजस्व ग्राम है यहाँ पे 45103, नगरीय संकुल हैं 14 और नगर कुल 199 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यदि हम पुलिस थानों की बात करें बिहार में, तो बिहार में जो कुल पुलिस थाने हैं वो 853 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पुलिस जिला यदि हम बात करें तो यहाँ पे 44 पुलिस जिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि बिहार में सिर्फ एकमात्र महानगर है, और वो जो महानगर है वो है पटना महानगर, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे कि विधानमंडल की जब बात आती है तो जब आप बिहार की बात करते हो तो यहाँ पे 2 सदन देखने को मिलते हैं। 2 सदन देखने से तात्पर्य है कि बिहार की जो विधानमंडल है ये द्विसदनीय है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्तित्व में हैं। यदि हम बात करें विधानसभा के सीटों की कुल संख्या, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा है 75, तो आपको बता दें विधानसभा के सीटों की कुल संख्या जो यहाँ पे है वो है 243, ये आपको पता होना चाहिए। 243 ये बिहार में कुल सीटों की संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में यदि हम सीटों की संख्या की बात करें बिहार में, तो लोकसभा में जो आप देखते हो कुल सीटों की संख्या, देखो यहाँ पे अभी विधानसभा सीटों की संख्या हो गई 243, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद है तो विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो विधान परिषद में जो कुल सीट है वो है 75। ठीक है, तो विधानसभा में है 243, लेकिन विधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे है 75, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जब बात करते हैं लोकसभा के सीटों की संख्या, तो बिहार में कुल लोकसभा के सीटों की संख्या है 40, बिहार में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 6। ठीक है, और आप जानते हो बिहार में अनुसूचित जनजातियां भी हैं, तो निश्चित रूप से कुछ सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित की गई होंगी, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। जैसे विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 38, 243 सीटों में से 38 सीटें बिहार में ऐसी हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। अब देखो यहीं पे एक सामान्य छात्र जो होगा वो यहीं पर पढ़कर बैठ जाएगा कि बिहार में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें हैं वो 2 आरक्षित की गई हैं, लेकिन
लेकिन यदि कोई जागरूक छात्र होगा जो एडवांस में कार्य कर रहा होगा तो वो क्या करेगा कि कम से कम ये जाकर जरूर उसके अंदर ये जरूर रुचि होगी जानने की कि बिहार में यदि अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं 2, तो वो 2 सीटें कौन सी हैं जो आरक्षित की गई हैं, जरूर जानना चाहिए आप लोगों को। तो सामान्य स्टूडेंट की तरह से ना पढ़ें, थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाएं, अपनी शैली में बदलाव लाएं, निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो है 2। आपका होमवर्क बनता है कि ये 2 सीटें कौन सी हैं आप बताएंगे। यदि आप नहीं बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि जब बात आती है बिहार की तो बिहार में 3 राज्य हैं जो राज्य की सीमा को साझा करते हैं या लगते हैं। पहला है झारखंड, पहला आपका आता है झारखंड, दूसरा आपका आता है पश्चिम बंगाल, तीसरा आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि आपके पास मैप होना चाहिए, अभी मैं मैप आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, मैप होना चाहिए और कम से कम जो बॉर्डर के ज़िले हैं चारों तरफ के वो हमें याद होने चाहिए। जैसे झारखंड से कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो आप देखोगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये कुछ ज़िले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से यदि हम बात करते हैं तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज हैं। साथ ही साथ पश्चिम चंपारण है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल से तो पश्चिम बंगाल से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज हैं जो सीमा साझा करते हैं। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला जो देश है वो है नेपाल। तो कहने का मतलब है जब हम बिहार का अध्ययन करते हैं तो बिहार के अध्ययन में हमें समझने की जरूरत है कि जो बिहार की सीमा है वो 3 राज्यों और एक पड़ोसी देश से लगती है। पड़ोसी देश हमारा है नेपाल और जो 3 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह आपको पता होना चाहिए। और यदि अच्छा लग रहा है वीडियो, क्योंकि इसी तरह से आपको संपूर्ण बिहार का इतिहास, संपूर्ण बिहार का भूगोल भी बताया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी और जल्द ही आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि नेपाल से सटे बिहार के ज़िले, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भले ही राज्यों के बारे में आपको ना याद हो कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले सीमा साझा करते हैं, झारखंड से, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नेपाल से कौन कौन से ज़िले साझा करते हैं। नेपाल से यदि हम देखें तो पश्चिम चंपारण लगा है, पूर्वी चंपारण लगा है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब 3, 2, 5 और 2, 7, कुल 7 ज़िले हैं आपके जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चंपारण में दोनों आ जाते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल से और इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत के कुल क्षेत्रफल में यदि हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें, इसके प्रतिशत की, तो 2.86% क्षेत्रफल है इसका, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहार में कुल वन। बिहार में यदि हम देखें कि वन कितने क्षेत्र पर हैं, तो बिहार के क्षेत्रफल के 7.76% पर वन देखने को मिलते हैं। और ये जो आंकड़ा है, लेटेस्ट आंकड़ा है वर्ष 2019 का। तो याद रखना है बिहार के कुल क्षेत्रफल में जो वन क्षेत्र हैं वो 7.76% क्षेत्रफल है। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु है मानसूनी जलवायु। सबसे बड़ी नदी कौन सी है इस राज्य में? तो इस राज्य में सबसे बड़ी नदी है गंगा। सबसे गर्म कुंड कौन सा है इस राज्य में? तो वह है ब्रह्मा कुंड, ये आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मृदा है कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। क्यों जलोढ़ मृदा है? क्योंकि ये यदि हम देखें तो गंगा
गंगा के मैदानी भाग में आता है। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत आता है और गंगा द्वारा लाया गया जो जलोढ़ है वो यहाँ पर निक्षेपित होता जाता है, क्योंकि लगातार जो ढाल प्रवणता है, जो ढाल है वो लगातार इन क्षेत्रों में कम होता जाता है। जैसे जैसे आप उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ोगे ये ढाल कम होता जाता है, और ढाल कम होने के कारण क्या होता है, नदियों का जो इनके द्वारा मलबा बहाया जाता है, मलबे को ले जाने की जो इनकी क्षमता होती है, गाद ले जाने की जो इनकी क्षमता होती है वो कम होती जाती है। और जब क्षमता कम होती जाती है तो क्या करती हैं ये नदियां जो हैं मार्गों में, अपने मार्गों में इनको निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ती हैं और बिहार उन्हीं मार्गों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और सर्वप्रथम खाद्य फसल यहाँ पे कौन सी उगाई गई थी, वो थी चावल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करने वाले हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं, चलें इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले आपको देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है पश्चिमी चंपारण। आप देख रहे होंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे गया, तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पूर्वी चंपारण। तो याद रखना है कि सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 3 जिले हैं, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है बिहार का वो है पश्चिम चंपारण, दूसरा आपका आता है गया, तीसरा आपका आता है पूर्वी चंपारण। ये क्या है, ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में 3 जिले हैं, मतलब बिहार के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 जिले पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि शिवहर आपका आता है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। शिवहर के बाद अरवल आता है जिसका क्षेत्रफल शिवहर से ज़्यादा है, और अरवल के बाद आता है शेखपुरा जिसका क्षेत्रफल अरवल से भी ज़्यादा है। कहने का मतलब है ये जो 3 जिले हैं ये क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में हैं। सबसे कम है शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि बिहार के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन से हैं, ये आपने देखा। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ की कुल जनसंख्या की, वो भी वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो आपको देखने को मिलता है कि बिहार की जो कुल जनसंख्या है ये लगभग 10.41 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है, ये आपको पता होना चाहिए। आंकड़े की बात कर रहे हैं तो वर्ष 2011 की आंकड़े की यहाँ पे बात हो रही है। पुरुष जनसंख्या यहाँ पे कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जब पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 5 करोड़ ये आपको देखने को मिल रहा है। तो 5.4 करोड़ आप बात कर सकते हो कि पुरुष जनसंख्या है। महिला जनसंख्या की यदि हम बात करें तो 4.9 करोड़ आप कह सकते हो महिला जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है, जनसंख्या नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका है 1106, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया था कि बिहार की जो सर्वप्रमुख खाद्य फसल है वहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर था, वहाँ पे लिखा था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम नहीं बात हो रही है सर्वप्रमुख। तो सर्वप्रमुख जो फसल है वो है चावल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। हमने देखा जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर यदि हम देखें
तो 25.42% जो है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है, ये आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात की यदि हम बिहार में बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इस फैक्ट में सबसे पहले जनसंख्या घनत्व 1106 आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको लिंगानुपात और साक्षरता दर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो लिंगानुपात यदि हम बात करें तो 918 सामान्य तौर पे देखा जाता है यहाँ पे, लेकिन शिशु लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो 935 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साक्षरता दर की यदि हम बात करें बिहार में तो बिहार में 61.80% साक्षरता दर देखने को मिलती है, जिसमें से पुरुष साक्षरता यदि हम देखें तो 71.2 और महिला साक्षरता यदि हम देखें तो 51.5, मतलब महिला साक्षरता यहाँ पे बहुत ही कम है। कुल साक्षरता दर है 61%, 61.80%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 71.2% और महिला साक्षरता दर यहाँ पे 51.5% देखने को मिलता है। ग्रामीण साक्षरता दर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 59.78, ठीक है, ये है ग्रामीण साक्षरता दर। और ग्रामीण में यदि हम देखें पुरुष साक्षरता दर तो 69.67 और महिला साक्षरता दर 49। कहने का मतलब है ये जो साक्षरता दर है एक तो वैसे भी कम है, लेकिन जब आप ग्रामीण साक्षरता दर देखते हो तो यहाँ और भी कम हो जाता है, मतलब 60% से भी कम ग्रामीण साक्षरता दर आपको बिहार में देखने को मिलती है। और उसमें भी जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप महिला साक्षरता दर की बात करते हो तो उसका जो रेशियो है देखते हैं आप कि 49%, मतलब 50 से भी कम है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शहरी साक्षरता दर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। शहरी साक्षरता दर में यदि हम देखें तो 76.86% यहाँ पे शहरी साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 82.56%, एक्सीलेंट है, बेहतर है। और महिला साक्षरता दर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 70.49। कहने का मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में महिला की साक्षरता दर और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला की साक्षरता दर में लगभग 20 से 22% का अंतर आपको देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने महिला साक्षरता देखा 49%, वहीं शहरी क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि महिला साक्षरता दर 70.49% आपको देखने को मिल रही है। ग्रामीण जनसंख्या की यदि हम बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या 88.71%। कहने का मतलब है कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है आज भी वो गाँव में निवास करती है, और 88.71% लोग बिहार में गांव में रहते हैं। शहरी यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 11.29% शहरी जनसंख्या बिहार में देखने को मिलती है। तो यह भी फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, अभी तक हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। अब हम देख रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जिले। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जिलों में सबसे पहले नाम आता है पटना। पटना की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। पटना के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो है पूर्वी चंपारण। तीसरा जो ज़िला है वो है मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो ये 3 आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण पटना में देखने को मिलता है, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। इसके बाद यदि हम देखें न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिलों में सबसे पहले आता है शेखपुरा, उसके बाद आता है शिवहर, उसके बाद आता है अरवल। तो याद रहना चाहिए आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटे जिले, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े जिले और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटे जिले, कम से कम 2 जिला आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे बड़े में पटना पूर्वी चंपारण याद कर लीजिए, सबसे छोटे में शेखपुरा और शिवहर याद कर लीजिए, तो आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखोगे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 3 जिले आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आप देखोगे शिवहर 1100, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है शिवहर। बात हो रही है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 3 जिले हैं वो हैं शिवहर,
यहाँ पे 1180 आपको जनघनत्व देखने को मिल रहा है। दूसरा आता है पटना जहाँ पे 1823 देखने को मिल रहा है, और तीसरा है दरभंगा जहाँ पे 1728। तो कहने का मतलब है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 3 जिले हैं उनमें शिवहर, पटना और दरभंगा आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो आप देखोगे न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले तो आता है कैमूर 488, इसके बाद जमुई, यहाँ पे गलत लिखा है, जमुई आता है 568, और इसके बाद बांका आता है 674। तो कहने का मतलब है यदि एक लाइन में सिर्फ एक जिला पूछा जाए कि वह जिला कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में पाया जाता है, तो आपको टिक करना है शिवहर। शिवहर में सबसे ज़्यादा आपका जनघनत्व पाया जाता है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, तो सबसे कम जनघनत्व कैमूर में पाया जाता है। ये 2 आपको फैक्ट पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, नोट करते जाइएगा, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, नोट करते जाना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला आता है गोपालगंज, दूसरा आता है सिवान, तीसरा आता है सारण। तो याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं उनमें गोपालगंज, सिवान और सारण प्रमुख हैं। गोपालगंज में यदि हम देखें लिंगानुपात तो 1021 याद रखना है, महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है, 1021 मतलब 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? गोपालगंज में है। दूसरा याद रखना है सिवान 988, तीसरा याद रखना है सारण। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी हमें याद रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? गोपालगंज, सिवान और सारण। इसके बाद बात आती है न्यूनतम लिंगानुपात वाले। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे कम लिंगानुपात जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है मुंगेर में। कहाँ देखने को मिल रहा है? मुंगेर में देखने को मिल रहा है 876। इसके बाद भागलपुर में 880, इसके बाद खगड़िया 886। तो यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे कम मतलब न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद बात आती है लिंगानुपात के बाद बात आती है साक्षरता दर कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, किस जिले की है, सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है। अब इसमें आप देखोगे तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? रोहतास है जहाँ पे 73.3% साक्षरता है। दूसरे स्थान पे पटना है जहाँ पे 70.68% साक्षरता है। तीसरा आता है भोजपुर जहाँ पे 70.47% साक्षरता दर देखने को मिल रही है। बात आती है न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले। तो न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिलों में सबसे पहले आप देखते हो पूर्णिया। पूर्णिया में जो साक्षरता दर है ये है 51.08। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। पूर्णिया में है 51.08% साक्षरता। फिर सीतामढ़ी जिला आता है, सीतामढ़ी में आपको देखने को मिलता है 52.05। फिर कटिहार आपका आता है जहाँ पे है 52.24। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले पता होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ से संदर्भित प्रश्न प्रत्येक बार परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं, प्रत्येक बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये फैक्ट याद कर लेना है, जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, न्यूनतम जनघनत्व वाला, साक्षरता दर वाला, इसके बाद साक्षरता दर के साथ साथ आपने देखा लिंगानुपात वाला जिला। तो 4 से 5 इस तरह के फैक्ट होते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हर हाल में हमें इसको रट के जाना है। जो आपका स्टडी टेबल है सामने चिपका लीजिए लिख के, 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन अपने आप याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अनिवार्य रूप से हम जानते भी हैं कि परीक्षा में पूछी जाएंगे, लेकिन हम कमी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन में आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। चलिए देखें क्या कह रहा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा।
ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। इसी प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बनती है सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक जिला, या जैसे मैंने 3-3 का क्रम बताया है, आप अपने नोट्स में कहीं पर एक पेज में सिंगल नोट कर लीजिए तो चीज़ें आपकी और बेहतर रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बार बार कह रहा हूँ, यदि अच्छा लग रहा है, चीज़ें आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम एक लाइक और कमेंट अवश्य करें, जिससे आपको समय से लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, हमारा प्रयास है कि आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जैसे ये आपका है गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम 10 की ये वृद्धि दर यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद है ये पश्चिम चंपारण, यहाँ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ये। इसके बाद आता है शिवहर, आप देख रहे होंगे ये है शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। याद रखना है, सबसे कम क्षेत्रफल लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है शिवहर। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम 10 की वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज। इसके बाद आप देख रहे होंगे पटना के बारे में है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे बड़ा शहर, एकमात्र जो महानगर है वो है पटना। इसके बाद आप देख रहे होंगे कैमूर क्या है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर, यह आपको पता होना चाहिए। रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी आपने देखा। तो रोहतास में क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है आपका रोहतास। फिर आपको देखने को मिल रहा है शेखपुरा छोटा सा जिला देखने को मिल रहा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है शेखपुरा, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो हम टिक कर रहे हैं शेखपुरा। और यहाँ पे हमने देखा था न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, तो हमने टिक किया था कैमूर। तो न्यूनतम जनघनत्व पूछा जाए तो कैमूर, न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो शेखपुरा, ये आपको देखना है। ठीक है, मुंगेर की बात आती है। मुंगेर क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। इसके बाद आता है सहरसा क्या है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला क्या है। और इसके बाद आता है मधेपुरा है सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। इसके बाद है पूर्णिया, न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो फैक्ट थे उनको सरसरी निगाह से एक बार हमने मैप के माध्यम से देख लिया, और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 50% चीज़ें आज इस कक्षा से आप लेकर जाएंगे। ये यहाँ पे कुछ जिला है, उनके क्षेत्रफल हैं, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, अंकित है इसमें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि पटना का क्षेत्रफल कितना है, अररिया का क्षेत्रफल कितना, ये नहीं पूछा जाएगा। तो हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, उन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पटना जिला के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, पुनपुन। याद रखिएगा, पटना जिला के फतुहा स्थल, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पटना के किस स्थल पर पुनपुन नदी गंगा से मिलती है, तो याद रखिएगा पटना जिला के फतुहा स्थल के समीप पुनपुन नदी गंगा से मिल जाती है। भारत में यदि हम देखें तो बिहार का जूट उत्पादन में स्थान दूसरा है, यह आपको पता होना चाहिए कि बिहार का स्थान जूट उत्पादन में पूरे भारत में दूसरा है। फिर पूछा जा सकता है त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, तो त्रिवेणी नहर जो आपको देखने को मिलती है बिहार में, इसका उद्गम होता है गंडक नदी से, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है कैमूर का पठार प्रसिद्ध है किसके लिए, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही कैमूर का नाम आता है तुरंत आपको याद आना चाहिए कि बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर, यह भी आपको याद आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आता है अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में स्थित है और किस जिले में है, कैमूर जिले में है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।
बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत। तो हमने क्या देखा कि बिहार के पटना जिले के फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी से पुनपुन नदी मिल जाती है। फिर हमने देखा बिहार का स्थान जूट उत्पादन में पूरे भारत में दूसरा है। फिर हमने देखा त्रिवेणी नहर का जो उद्गम है वो गंडक नदी से होता है। और कैमूर का जो पठार है, जहाँ पे कैमूर वह जिला है बिहार का जहाँ पे न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है, और यहाँ पे यदि हम देखें तो कैमूर का जो पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील बिहार में स्थित है कैमूर जिले में, ये हमने देखा। और हमने देखा कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बारे में भी हमने जानकारी किया। अगला, बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, अभी हमने देखा था पूर्व में कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये हमें पता होना चाहिए। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163। बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है प्लीस्टोसीन काल, ये पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये पूछे गए प्रश्न है विभिन्न संदर्भों में। अगला है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो यदि आप केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आंकड़ा का देखते हैं तो ये बताते हैं 5,358 किलोमीटर, और ये आंकड़ा वर्ष 2019 का है। वेबसाइट पे अभी भी वही आंकड़ा है, ठीक है। तो 5,358 किलोमीटर। लेकिन जब बिहार बजट की बात करते हैं तो बिहार बजट के अनुसार ये जो कुल राजमार्ग की लंबाई है ये है 5,475। तो याद रखना है, आपको परीक्षा देना है बिहार राज्य का, और बिहार राज्य की आप परीक्षा देंगे तो जो बिहार के बजट में डेटा दिया हुआ है उसी डेटे को आपको याद रखना है, उसी डेटा का आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा कि बिहार बजट के अनुसार राजमार्गों की कुल लंबाई बिहार में 5,475 किलोमीटर है। यदि हम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की माने तो 5,358 किलोमीटर है। लेकिन याद रखना है क्योंकि बिहार बजट जो है लेटेस्ट है, आंकड़ा जो केंद्रीय मंत्रालय से मिल रहा है वो आपका है 2019 का, लेकिन बजट में 2021-22 के बजट के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है, यही हमें याद रखना है। और 5,475 किलोमीटर सड़कें यहाँ पर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग देखने को मिलती है। छोटा नागपुर के जंगल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान गया में है बिहार के, ठीक है। वर्तमान में यदि हम देखें बिहार में कुल जिलों की संख्या तो 38 है 2021 के अनुसार। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल हैं। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है उस खनिज का नाम है पाइराइट। पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, यह आपको पता होना चाहिए। गंडक नदी, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः कहाँ मिलती हैं? तो गंडक नदी मिलती है पहलेजा में जो कि पटना में पड़ता है, घाघरा नदी मिलती है रेबिलगंज में जो कि सारण में पड़ता है, और सोन नदी जो है ये गंगा में मिलती है बिगवारा में जो कि पटना में पड़ता है। तो याद रखिएगा, गंडक नदी पहलेजा, घाघरा नदी पटना और सोन नदी रेबिलगंज में जाकर मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की यदि हम बात करें तो इसके अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार की जो शस्य गहनता है वो 144% है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार की शस्य गहनता जो है वो 144% है, ये भी बजट का आंकड़ा है, हमें पता होना चाहिए। आपको बता दें कि बजट भी आपको यहाँ पे अध्ययन कराया जाएगा, तो बजट के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी, बस आप साथ बने रहें। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान तीसरा है। अभी मैंने आपको बताया बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है 12 दिसंबर 1911। क्यों? क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के समय एक पृथक राज्य बनाने की मांग की गई थी और पृथक राज्य की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें बिहार और उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत के रूप में
अलग किया गया था। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को एक उद्घोषणा जारी हुई थी और इसके द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन हुआ था। इसीलिए हम कहते हैं 22 मार्च को हम बिहार के गठन के रूप में मनाते हैं। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले, इनका आपको नाम याद रखना है, ठीक है, इनका नाम महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बिहार राज्य के प्रथम, बिहार उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे, ठीक है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना वर्ष 1913 में हुई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल शासन वाला प्रांत बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब राज्यपाल शासन वाला प्रांत कब बना बिहार? 29 दिसंबर 1920 को, ये आपको पता होना चाहिए। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरान सिन्हा के राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। याद रखना है कि प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन बनाया गया? इनका नाम था श्री सत्येंद्र प्रसन्न, जिनको बोलते थे बैरान। श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे, ये बिहार उड़ीसा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भवन था वो वर्ष 1920 में बनकर तैयार हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल जो थे उनका नाम था सर जेम्स डेविड, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड हुआ करते थे, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ था ये 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में संपन्न हुआ था, ठीक है। इसके बाद 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। तो याद रखना है, जो पहली सरकार गठित की गई थी उसके प्रमुख कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। और ये गठित कब की गई थी? 20 जुलाई 1937 को यह गठित की गई थी। इसके बाद यदि देखें तो 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस दौरान बिहार विधानसभा जो थी वो विघटित हो गई थी। तो आज थोड़ा सा फैक्ट हमने देखा है, ठीक है। और कल से यदि आप चाहोगे तो आपको एक कक्षा मिलेगी और हम आगे की कक्षा में बिहार के इतिहास की बात करेंगे। और इस इतिहास में हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के वो सभी तथ्य जो बिहार से जुड़ते होंगे उनकी चर्चा हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। यदि संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, जिससे आपको और बेहतर कक्षा आगे मिलती रहे। तो यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।